गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो रहेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए, बहुत पॉपुलरली और बहुत फेमसली हम जिन साइक्लोन्स को जानते हैं, समझते हैं, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ऐसे साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं और बहुत ज़्यादा डेवेस्टेटिंग होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। हमारी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशियन में अगर बात करी जाए, सदर्न ओशियन ऑस्ट्रेलिया के आसपास की बात करी जाए, जापान सी, चाइना सी की अगर बात करी जाए, ये कुछ ऐसे विशेष एरियाज हैं जहाँ पे ये साइक्लोन बहुत फ्रीक्वेंटली हिट करते हैं। लेकिन वो साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया के वो साइक्लोन हैं जिन साइक्लोन की डेवलपमेंट ओशियनिक एरिया पे होती है और वहाँ पे डेवलप होने के बाद ये लैंड की तरफ मूव करते हैं और लैंड पे कुछ दूरी पे जाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या पूरी दुनिया में यही और इसी तरह के जो साइक्लोन्स हैं वही हर जगह देखने को मिलते हैं? नहीं। मेडिटेरेनियन सी के आसपास की बात करें, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के आसपास की बात करें, साइबेरिया के एरिया की बात करें, इन एरिया में भी साइक्लोन विकसित होते हैं। लैंड सरफेस पे भी साइक्लोन डेवलप होते हैं और ऐसे ही वो साइक्लोन्स हैं जिन साइक्लोन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और जिन साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को हमने अभी तक देखा, जाना, समझा है, उससे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों में उनसे बहुत घातक होते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर जो डिस्कशन है वो डिस्कशन इस वीडियो में आपके साथ मेरा रहेगा। और इस डिस्कशन और ऐसे ही बहुत सारे डिस्कशंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को हमारा जो है वो नीचे सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ है वो जो रेड में अगर है तो उसको आप प्रेस कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हर एक रिसेंट जो अपडेट है वीडियो की वो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनके बारे में देखिए, अगर बात करें तो इनको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। टेम्परेट साइक्लोन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेट एरिया में डेवलप होते हैं। ये वो क्षेत्र में डेवलप होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है। इन साइक्लोन्स को वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वेवी फॉर्मेशन में इनकी डेवलपमेंट भी और इनकी मूवमेंट भी देखने को मिलती है, इसलिए इनको वेव साइक्लोन कहते हैं। सिंपली इनको डिप्रेशंस भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जो एक डिप्रेशन को क्रिएट करता है। इन साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के ऊपर के एरिया में डेवलप होते हैं और इसलिए इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। इन साइक्लोन की देखिए शेप की अगर हम बात करें, कैसी आकृति हो सकती है, ये सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, ऐसे, ये इलिप्टिकल शेप में भी हो सकते हैं, ये वेज की फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं, ये लो या ट्रफ की फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं। कोई भी शेप जो है इन साइक्लोन्स, ये साइक्लोन ले सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन मैक्सिमम सर्कुलर साइक्लोन होते हैं। ये 35 to 65 डिग्री जो लैटिट्यूड्स के एरियाज हैं वहाँ पे ये डेवलप होते हैं और दोनों हेमिस्फीयर में इनकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और जब एक बार ये साइक्लोन फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि ये डेवलप होते हैं टेम्परेट रीजन में जो वेस्टर्लीज के प्रभाव का एरिया है, और इसलिए ये पूर्व की तरफ जो है वो फिर मूव करना शुरू कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। और जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है उस एरिया की जो वेदर कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। टाइप्स की अगर बात करी जाए तो डायनेमिक साइक्लोन, ये रियल टेम्परेट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। क्यों?
क्योंकि डायनेमिक इफेक्ट जब डेवलप होता है दो विपरीत एयर मासेस के मिलने से, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की जब एयर मासेस एक दूसरे से मिलती हैं तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होती है, जो साइक्लोन डेवलप होता है, जो डायनेमिक इफेक्ट डेवलप होता है, उसकी बदौलत जो साइक्लोन डेवलप होते हैं असल में वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं। लेकिन ये साइक्लोन कई बार समर सीजन में कॉन्टिनेंटल एरिया में भी डेवलप हो जाते हैं और उसके पीछे, उसकी ओरिजिन के पीछे जो बड़ा कारण होता है वो वहाँ पे लो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। इसलिए कुछ परिस्थितियों में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को थर्मल साइक्लोन या इंसोलेशन साइक्लोन का नाम भी जो है वो दिया जाता है। आइबेरियन पेनिनसुला, यूरोप का एरिया, साउथ वेस्टर्न यूएसए, अलास्का का एरिया, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वो एरिया है जहाँ पे कुछ परिस्थितियों में, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ये टेम्परेट रीजन है, कुछ परिस्थितियों में लैंड सरफेस पे यहाँ साइक्लोन डेवलप होते हैं, इसलिए इन साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन का नाम दिया, थर्मल साइक्लोन कहा जाता है। सेकेंडरी साइक्लोन, इन साइक्लोन की एक खास बात और है, बहुत सारी परिस्थितियों में अंत के नज़दीक होने के बावजूद भी ये साइक्लोन री इंटेंसिफाई हो जाते हैं, ऑक्लूजन की स्टेज पे होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि ये री इंटेंसिफाई हो जाते हैं, दोबारा ग्रो करने लग जाते हैं। तो ऐसे जो साइक्लोन खत्म होने के बाद जब ग्रो करते हैं उनको सेकेंडरी साइक्लोन का नाम दिया जाता है। ये अगर आप देखें स्पेन फ्रांस का ये एरिया, आइबेरियन पेनिनसुला, साउथ वेस्टर्न यूएसए, अलास्का का एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न ये ऑस्ट्रेलिया, ये वो एरिया है जिस एरिया में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट जो साइक्लोन्स हैं वो साइक्लोन सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकसित होते हैं। कारण भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया है जो पोलर ईस्टर्लीज के प्रभाव में है और ये वेस्टर्लीज के प्रभाव में है, ये गर्म वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है, तो इन एरिया में इनका मिलन होने के कारण यहाँ पे ये टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की देखिए अगर बात करें तो आउटर एरिया से इंटीरियर एरिया की तरफ, क्योंकि ये साइक्लोन कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक द कोइल्स ऑफ ए स्नेक, 10 से 20 मिलीबार एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है आउटर एरिया के साइक्लोन और इंटीरियर, साइक्लोन के इंटीरियर एरिया और आउटर एरिया के बीच में। बहुत सारी परिस्थितियों में ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये 35 मिलीबार तक भी पाया जाता है। डायामीटर इनका 1000 से 1900 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है और कुछ परिस्थितियों में ये लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को भी कवर कर लेते हैं। वर्टिकल एक्सटेंट इन साइक्लोन्स का 10 से 12 किलोमीटर है, वर्टिकली 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, विंटर सीजन में ज़्यादा होती है, समर में कम होती है। समर सीजन में लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा और विंटर सीजन में 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज विंड वेलोसिटी होती है, औसतन जो हवाएं चलती हैं जिस गति से इन साइक्लोन्स में। और सेंटर की तरफ चलती हुई हवा लगभग 40 डिग्री के एंगल पे, 20 से 40 डिग्री के एंगल पे आइसोबार को क्रॉस करती है, ऊपर की तरफ उठती है, एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। यानी ये डायामीटर की अगर मैं बात करूं 1000 से 1900 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है और अगर वर्टिकल एक्सटेंशन की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी ट्रोपोस्फियर के ऊपरी हिस्से तक ये साइक्लोन वर्टिकली एक्सटेंडेड जो है वो पाए जा सकते हैं, बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया को कवर करते हैं। हवा ओबियसली ऊपर की तरफ उठती है और सदर्न पार्ट, और इन साइक्लोन की एक और ख़ास बात है, टेम्परेट साइक्लोन में हमने पढ़ा था कि इनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ना के बराबर होता है, बाहरी एरिया में अंदरूनी एरिया में दोनों जगह तापमान एक जैसा पाया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में ऐसा नहीं है। इसके नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इसमें टेम्परेचर हाई होता है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हाई होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लो टेम्परेचर पाया जाता है। यानी
अगर ये साइक्लोन ऐसे विकसित हुआ है तो ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ये वार्म सेक्टर होता है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की अगर बात करें तो ये कोल्ड सेक्टर होता है। कारण उसका मैं बता देता हूँ कि वायु राशि जो ऊपर से आती है पोलर ईस्टर्ली वो ठंडी होती है, और ये जो वेस्टर्लीज हैं ये गर्म होती हैं, तो ये इस तरफ आती हैं और ये ऐसे आती हैं। कुछ इस प्रकार से इन साइक्लोन्स की डेवलपमेंट होती है। इसलिए गर्म वायु राशि वेस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड होती है और कोल्डर जो एयर मास है वो इसके ईस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड होती है, जिस कारण जो ईस्टर्न सेक्टर है उसको कोल्ड सेक्टर कहते हैं और वेस्टर्न सेक्टर को वार्म सेक्टर भी कहा जाता है। जिस रास्ते से होते हुए गुजरते हैं ये निकलते हैं उसको स्टॉर्म ट्रैक कहते हैं, और ईस्टर्न कोलोराडो के एरिया में इनको कोलोराडो लो और रॉकी माउंटेन के एरिया में कनाडा में अल्बर्टा लो के नाम से इन साइक्लोन्स को जाना जाता है। वेदर कंडीशंस की अगर हम बात करें तो जैसे ये साइक्लोन ऑब्जर्वेशन पॉइंट के नज़दीक पहुंचते हैं तो जो विंड वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तापमान में भी बदलाव आता है। इसमें एयर प्रेशर कम हो जाता है, वेलोसिटी विंड की एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, और सूर्य चंद्रमा दिन के समय अगर है तो अराउंड द सन और रात है तो अराउंड द मून एक हेलो जो है वो क्रिएट हो जाता है। सीरो स्टेटस क्लाउड आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वार्म सेक्टर आगे की तरफ आता है तो वार्म सेक्टर जब आगे आता है तो क्लाउड्स जो है वो थिक और डार्क हो जाते हैं, हैवी शावर जो है वो शुरू हो जाता है, निम्बो स्टेटस क्लाउड आ जाते हैं। जैसे ही वार्म फ्रंट पास आउट होता है तो उस एरिया में जो आसमान है बिल्कुल साफ हो जाता है, और वार्म फ्रंट के क्रॉस होने के बाद कोल्ड फ्रंट आता है उस एरिया में, और जो टेम्परेचर है उसमें फिर डिक्रीज देखने को मिलता है। आसमान फिर से बादलों से ढक जाता है और बहुत जल्दी तेज बरसात जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ते हैं क्योंकि रोटेटरी मोशन में है तो वार्म सेक्टर लीड करता है और फिर कोल्ड सेक्टर उसको फॉलो करता है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में हम कोई भी थ्योरी जो है वो डेवलप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन साइक्लोन्स के ग्रो करने की पीछे सबसे बड़ा कारण टेम्परेचर का होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट जो साइक्लोन्स हैं, इन साइक्लोन्स की जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को लेकर अगर बात करी जाए तो इसको किन्हीं थ्योरीज में हम कंपाइल कर सकते हैं। जैसे 1863 में जो है वो सबसे पहले जो अटेम्प्ट था वो किया गया और उसमें बताया गया कि जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो एयर मासेज हैं जब उनका मिलन होता है तो उसकी बदौलत जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। 1911 में लैम्फर्ट ने जो है वो इनफ्लो ऑफ विंड की सभी दिशाओं से अंदर की तरफ जब हवा आती है तो उन्होंने बताया कि तब ये साइक्लोन डेवलप होते हैं। और 1918 में बहुत ही वैल्यूएबल, जस्टिफाइएबल एंड लॉजिकल जो थ्योरी थी जिसको पोलर फ्रंट थ्योरी कहा जाता है वो वी जर्कनेस और जे जर्कनेस के द्वारा जो है वो रखी गई। वेव थ्योरी भी इस थ्योरी को नाम दिया जाता है, और आज भी जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पढ़ते हैं तो इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम इन्हीं थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में जो है स्टडी करते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि जब पोलर और ट्रॉपिकल जो एयर मासेज हैं ये जब मिलती हैं तो एक लाइन के साथ साथ जो है मिडिल एटीट्यूड्स में इनका मिलन होता है और सबसे पहले ये एक दूसरे के पैरेलली फ्लो करने लग जाती हैं। उसके बाद ये एयर मास एक दूसरे के अगेंस्ट कोलाइड करती हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं, और जो इन्वेडिंग एयर मास है, जो एडवांसिंग एयर मास है, उसके नाम पे वहाँ पे फिर फ्रंट का नाम दे दिया जाता है। जैसे और फिर जब ये एयर मास एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर करती हैं तो जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, वेव डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। शुरू में जो है इनका कोलिजन लगभग स्ट्रेट होता है और धीरे धीरे ये अस्थिर हो जाती हैं और फिर वेवी फ्रंट जो है बाद में इन बनता है जिसको पोलर फ्रंट का नाम दिया जाता है। एडवांसिंग एयर मास की मैंने बात करी, अगर जो कोल्डर एयर मास है वो पहले आगे बढ़ती है तो कोल्ड फ्रंट डेवलप होता है, और अगर वार्म एयर मास आगे बढ़ती है तो वार्म फ्रंट जो है उस स्थिति में डेवलप होता है। और दो पार्ट्स में ये फ्रंट डेवलप होते हैं इन साइक्लोन्स में। वार्म फ्रंट होता है इसके ईस्टवर्ड साइड में, सॉरी मैं आपको उल्टा शुरू में बता गया, और कोल्ड फ्रंट होता है इसके वेस्टवर्ड साइड में। जो ठंडी वायु राशि है वो पश्चिम की तरफ होती है
और जो गर्म वायु राशि है वो पूर्व की तरफ होती है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर मिसकॉन्सेप्शन, क्योंकि ये स्थिति होती है। ये पोलर एयर मास है जो कि कोल्ड है, और ये ट्रॉपिकल एयर मास है जो कि वार्म है, और ये ईस्टर्न सेक्टर में आती है और ये वेस्टर्न सेक्टर में आती है, और इनकी जो दिशा होती है वो भी ये वेस्टर्ली डायरेक्शन होती है, वेस्ट से ईस्ट बढ़ते हैं, और इसीलिए सबसे आगे जो है वो वार्म फ्रंट आता है और वो फॉलोड होता है कोल्ड फ्रंट के द्वारा। तो प्लीज रेक्टिफाई इट। साउथ वेस्टर्न सेक्टर जो साइक्लोन का होता है वार्म सेक्टर कहलाता है, और फिर कोल्ड सेक्टर होता है। एडवांसिंग फ्रंट ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है वार्म फ्रंट के एरिया को। अब जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है, नीचे राइज ले डाउन होती है। जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो वार्म सेक्टर धीरे धीरे जो है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाता है ग्राउंड से। कोल्ड सेक्टर डोमिनेट करता है एरिया को, और जो ऑक्लूजन है वो ऑक्लूजन स्टार्ट हो जाता है। ये डायग्रामेटिकली इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। पहली जो स्टेज की बात करी थी कि वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है। कोल्डर एयर मासेज आ रही हैं ईस्टर्ली डायरेक्शन में, वार्म एयर मासेज वेस्टर्ली डायरेक्शन में आ रही है। सबसे पहले ये एक दूसरे के पैरेलली फ्लो करना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्ली है और ये ईस्टर्ली है, दोनों एक दूसरे के बराबर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती हैं। स्टेशनरी फ्रंट की यहाँ पर जो है वो सबसे पहले डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जब कुछ समय इनको हो जाता है पैरेलली फ्लो करते हुए, तो कोई भी एक एयर मास आगे बढ़ने का प्रयास करती है, वो अटैक करती है दूसरी एयर मास के टेरिटरी के ऊपर। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो कोल्ड एयर मास ने जो है वो एडवांस किया, और धीरे धीरे यहाँ पे एक वेव जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और ये पहली स्टेज होती है जिसमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट होती है। एक वेव डेवलप होती है, कुछ इस प्रकार से स्थिति यहाँ पे निर्मित हो जाती है, और लो प्रेशर सिस्टम अंदर की तरफ जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद कोल्ड एयर मास क्योंकि भारी है वो और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है, और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। वार्म एयर मास जो है वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देती है, और एक स्लोप डेवलप हो जाती है, और कोल्ड फ्रंट वहां पे पूरी तरह से जो है वो विकसित हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो फिर कोल्ड एयर मास पूरी तरह से इस एरिया को डोमिनेट करना शुरू कर देती है, और वार्म एयर मास क्योंकि काफी हल्की है, वार्म एयर मास के हल्के होने के कारण वो बहुत आसानी से कोल्डर एयर मास के ऊपर ओवरराइड करना शुरू कर देती है। और जब धीरे धीरे जो वार्म एयर मास का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये नैरो डाउन होने लग जाता है, कम पड़ने लग जाता है, कोल्डर एयर मास का एरिया बढ़ने लग जाता है, तो ऑक्लूजन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये वो स्टेज होती है जब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने अंत की तरफ बढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे एक परिस्थिति आती है जब पूरी तरह से कोल्ड एयर मास जो है वो वार्म एयर मास को डिस्प्लेस कर देती है, और फिर ये पीक ऑक्लूजन होता है। और यही असल में वो समय भी होता है अगर यहाँ पे फिर किसी कारणवश या किसी भी वजह से वार्म एयर मास दोबारा से अपना एरिया ऑक्यूपाई करने लग जाती है, तो फिर सेकेंडरी साइक्लोन्स की यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। जिन सेकेंडरी साइक्लोन्स की हमने बात करी थी वो ऑक्लूजन के इस समय पर जो है ये विकसित होना शुरू होते हैं, जिनको हम सब साइक्लोन भी कहते हैं, सेकेंडरी साइक्लोन भी कहते हैं। और जो भी टाइम पीरियड होता है इन साइक्लोन्स का, उसको लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन का नाम दिया जाता है, उसकी जीवन अवधि। 6 स्टेज में बेसिकली ये साइक्लोन डेवलप होते हैं। स्टेज 1 वो होती है जब 2 एयर मास कन्वर्ज होती हैं, स्टेशनरी फ्रंट डेवलप होता है। सेकंड स्टेज तब शुरू होती है जब एक एयर मास दूसरे एयर मास के एरिया को पेनिट्रेट करना शुरू करती है। थर्ड स्टेज जब होती है जब ये पेनिट्रेशन आगे की तरफ बढ़ता है और मैच्योर हो जाता है। फोर्थ स्टेज तब डेवलप होती है जब वार्म सेक्टर का एरिया नैरो डाउन होना, कम होना शुरू हो जाता है जितना वो पहले ले रहा था। पांचवी स्टेज होती है जब वो बहुत ही कम हो जाता है, और छठी स्टेज तब आती है जब पूरी तरह से जो वार्म सेक्टर है वो डिसअपियर हो जाता है ग्राउंड से। तो इस तरीके से जो है इनको हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट की डेवलपमेंट हुई थी स्टेज 1 में। स्टेज 2 की अगर बात करें तो इन्वेजन स्टार्ट हो गया था कोल्ड या वार्म एयर मास का। स्टेज 3 में यहाँ पे पूरी तरह से वेव डेवलप हो गई थी, एक साइक्लोन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। ये स्टेज 3 है, और ये साइक्लोन अपने पीक पे था स्टेज 4 में, और
जो नैरो डाउन था एरिया अब वार्म सेक्टर का वो होना शुरू हो गया था, और जब वार्म सेक्टर बहुत कम रह जाता है तो स्टेज 5 आती है, और जब वार्म सेक्टर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है तो स्टेज 6 होती है। और दिन के हिसाब से अगर लेकर चलें तो 6 दिनों में जो है एक हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट जो साइक्लोन है वो टेम्परेट साइक्लोन ग्रो करता है, डेवलप करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर entire डिस्कशन ऑन these एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम कुछ स्टूडेंट्स की और कुछ व्यूअर्स की डिमांड पे ये एक नया फीचर जो है वो यहाँ पे ऐड भी किया गया है। अगर किसी भी व्यूअर को ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की रिक्वायरमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में या प्रिंट आउट फॉर्मेट में, और अगर उनको कुछ नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो दे हैव टू ज्वाइन दिस चैनल बाय पेइंग ए मिनिमल फीस। बहुत कम फीस पे करके आपको मेंबरशिप जो है वो चैनल की लेनी पड़ेगी। 2 स्टेजेस हैं मेंबरशिप के लिए। स्टेज 1 में आपको केवल और केवल ये जो पीडीएफ यहाँ पे बनाई गई हैं वो पीडीएफ आपको हैंडआउट्स के रूप में अवेलेबल रहेंगी, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इनके ऊपर जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको जो है वो मिले, आप तक पहुँचे, तो आपको जो सेकंड लेवल है मेंबरशिप का आपको वो लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप वीडियो पे कमेंट डालिए, कमेंट के साथ आपका एड्रेस और मेंबरशिप के साथ आपका एड्रेस हमारे तक आ जाएगा। वी विल ट्राई टू, माय टीम विल रीच यू रिगार्डिंग द योर रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मेंबरशिप जो आपने इसमें लिया है। और बाकी तो ऑब्वियसली सारे वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यू आर ऑल वेलकम टू वॉच दीज वीडियोज। सो मेरा रिक्वेस्ट फिर से आपसे वही कि जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्लीज़ आप ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं। और ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज्योग्राफिक लाइफ में कुछ चेंज है इनकी वजह से, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।